Hello friend, welcome to my channel NS Studies. Today we will discuss about the capital of India, Delhi. दिल्ली दिल्ली हमेशा से ही इंडिया का पॉलिटिकल सेक्टर रहा है, चाहे वो एनिशिएंट इंडिया की बात हो या मॉडर्न इंडिया की। दिल्ली का पॉलिटिकल हिस्ट्री हमेशा से ही अनस्टेबल रहा है थ्रू आउट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। अगर मैथोलॉजिकल बात किया जाए तो दिल्ली पांडवों का राजधानी रहा है, जिसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। बट इन दिस टॉपिक वी डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री वेयर ईरान, अफगानी, मंगोल्स, राजपूत, इन सब लोगों ने दिल्ली पर राज करने के लिए हमेशा से ही चाह रखी है। इस वजह से कभी हमले हुए तो कभी लूट हुई, तो कभी दिल्ली की तख्त के लिए सारे रूलर में फाइट हुई। एंड वी विल बी सरप्राइज टू नो कि दिल्ली पर 7th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक कुल मिलाकर 11 डायनेस्टी के 50 से भी अधिक शासकों ने शासन किया है। कोई भी डायनेस्टी ज़्यादा वक्त के लिए दिल्ली पे हुकूमत नहीं चला पाई। बस इन सब में से राजपूतों ने ही दिल्ली पर लगभग 500 से 600 साल तक शासन किया। इतिहासकारों के माने तो राजपूत राजाओं को ही दिल्ली का ट्रू फाउंडर कहा जाता है। सो दिल्ली की इतिहास रोशनी में आता है 7th सेंचुरी से। 7th सेंचुरी से दिल्ली के बारे में ज़्यादातर जानने को मिला, क्योंकि बहुत से नए रूलर जब गद्दी संभालते हैं तो उससे पहले के इतिहास को मिटाने की कोशिश करते हैं, ताकि इतिहास सिर्फ उनको ही याद रखे। ये तो सही बात है, क्योंकि जब भी एक नया रूलर होता है, नया शासक बनता है, उससे पहले का इतिहास को वो मिटाना चाहता है, जिस वजह से इतिहास में सिर्फ उसको ही याद रखा जाए। सो लेट्स गो टू द 7th सेंचुरी, जहाँ पर यानी कि दिल्ली पर राज कर रहे थे तोमर डायनेस्टी। क्योंकि इन्हीं राजाओं ने दिल्ली की फाउंडेशन बिल्ड किया है। साउथ दिल्ली में जो लाल कोट फोर्ट है वो तोमर डायनेस्टी के राजा अनंतपाल बनाए थे 736 BC में, जिनका नाम आयरन पिलर ऑफ दिल्ली एट कुतुब कॉम्प्लेक्स पे पाया गया है। हम जानते हैं तोमर डायनेस्टी के चौथे राजा रूलर अनंगपाल द्वितीय, उनके डेथ के बाद दिल्ली का तख्त अजमेर पर राज करने वाले चौहानों के पास चला गया था। चौहान ये लाल किला है, ठीक है। अनंगपाल तोमर द्वितीय के सेकंड ने बनाए थे, जहाँ की राजा यानी कि दिल्ली, जब अनंगपाल द्वितीय के डेथ होने के बाद दिल्ली का तख्त चला गया था अजमेर के चौहानों के पास, जहाँ के राजा अनंगपाल के मैट्रिमोनियल ग्रैंडसन यानी कि उनके पोते थे। अगले 12 साल के लिए लगभग 1180 से लेकर 1192 तक पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर राज किया। पर पृथ्वीराज चौहान की बात सारे राजपूत राजाओं में अलग थी। He was a great warrior and smarter than all the ruling Hindu king at the time. पृथ्वीराज चौहान ने भारत पर होने वाले मुस्लिम इन्वेजन का यानी कि हमले का अंदाजा पहले से ही लगा लिया था। इसलिए सारे राजपूत राजाओं को एक साथ करके एक बैनर के अंडर लाने का काम किया। जैसे ही पहली बार ईरानियन इन्वेंडर मोहम्मद घोरी इंडिया आए, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पर मोहम्मद घोरी को हरा दिया था। पर माना जाता है मोहम्मद घोरी को हराने के बाद
जिंदा जाने देना ये सबसे बड़ी गलती था। राजपूत राजाओं और फॉरेन इन्वेंडर के कंपेयर करें तो मिलिट्री पावर दोनों में तो लगभग सेम ही थी, बट डिफरेंस ये था कि राजपूत रूलर लड़ाई में हमेशा वैल्यू एंड एथिक्स फॉलो करते थे, जैसे कि निहत्थे पे वार नहीं करना जैसी बात। और राजपूत राजाओं के बाद कुछ अलग थी। ऑन द अदर हैंड मुस्लिम इन्वेंडर हमेशा से ही जीत के लिए लड़ाई करते थे और कोई एथिक्स फॉलो नहीं करते थे। सो इस वजह से मोहम्मद घोरी 1192 पर दिल्ली पर फिर से चढ़ाई की, द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। पर इस बार पृथ्वीराज चौहान को किसी के साथ, कोई राजपूत राजाओं के साथ ना मिलने के कारण सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा और पृथ्वीराज चौहान बने दिल्ली पे राज करने वाले आखिरी हिंदू राजा। और यहीं से इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हिंदुस्तान में शुरू हुआ। इस दौरान दिल्ली में बहुत से इन्वेंशन हुए और लूट हुई। मोहम्मद घोरी अपने दिल्ली पर तख्त को संभाले। उसके बाद वो जब रिटर्न चले गए, उस टाइम में अपने स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का तख्त दे के गए। आफ्टर द डेथ ऑफ द मोहम्मद घोरी, the slave, the Qutbuddin Aybak, declared himself the Sultan of Delhi. So यहीं से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत, the one of the greatest and interesting story, the दिल्ली सल्तनत। यहीं पे हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, रजिया सुल्ताना, उनका लव स्टोरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, ये सारे बारे में। इन द फर्स्ट वीडियो आई विल कवर द स्लेव और ममलक डायनेस्टी एंड खिलजी डायनेस्टी, एंड द नेक्स्ट वीडियो आई एम कवर तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। सो शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। द period started from 1206 AD to 1526 AD came to be known as the Delhi Sultanate period. The period witnessed many dynasties and various rulers. Some of the major dynasty and ruler this period witnessed are listed below. ये सब स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद, लोधी, लगभग दिल्ली सल्तनत में पांच डायनेस्टी ने रूल किया है। उसके बाद लोधी के बाद आएंगे मुगल्स। सो फर्स्ट आते हैं स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? कहा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे फाउंडर। कुतुबुद्दीन ऐबक, फाउंडर ऑफ ममलक डायनेस्टी एंड स्लेव, और मोहम्मद घोरी। उसके बाद इल्तुतमिश इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, रजिया सुल्ताना, गियासुद्दीन बलबन, इन सब के बारे में आगे जाके हम पढ़ेंगे। So, the slave dynasty ruled from 1206 to 1290. It was also named the Mamluk dynasty. The word Mamluk is an Arabic word. जो ममलक वर्ड है अरबिक वर्ड है, स्लेव यानी कि ओन। In fact, 3 dynasties were established during this period. There were Qutbai dynasty. It was founded by Qutbuddin Aibak. First, Ilviriyad dynasty. It's founded by Iltutmish. Second, Ivrial dynasty was founded by Balban. So, the first interesting know about the Qutbuddin Aibak.
कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड स्लेव डायनेस्टी के फाउंडेशन बिल्ड किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ही वॉज ए टर्किश स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी के वो स्लेव थे who play an important part in the expansion of the Turkish Sultanate in India after the Battle of the Rhine. The Muhammad Ghori made him the governor of his Indian possession. He raised a standing army and established his hold over the North India even during the lifetime of Ghori. After the death of Muhammad Ghori, he declared himself the Sultan of the Delhi. Muslim writer called Aybak lakh bucks or give her the lakh because of he donated liberally. He was titled Sultan. अभी बोला था ना टाइटल और कैपिटल शिफ्ट किए थे लाहौर को. He also started the construction of the Qutub Minar after the name of the famous Sufi saint Khwaja Qutbuddin Bakhtiar. It was a later completed by इल्तुतमिश. उसके बाद आए आरम शाह. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर नहीं है. ये है कुतुब मीनार जिसका शुरू किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने. और उनका डेथ हुआ था पोल खेलते हुए, जो कहा जाता है ना पोलो खेलते हुए उनका डेथ हो गया था, जो हॉर्स में राइडिंग करते हुए खेलने आ जाता है. उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश. इनको ट्रू फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है. द ट्रू फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत. ये इल्वराइट ट्राइब से बिलोंग करते थे. हिज हाफ ब्रदर सोल्ड हिम एज ए स्लेव टू ऐबक who made him his son-in-law by giving his daughter. ये कुतुबुद्दीन ऐबक की जमाई थे. Later ऐबक appointed him a इक्तादार of ग्वालियर. इल्तुतमिश one of the greatest sultan. During the first 10 years of his reign, he mostly concentrated on the securing the throne from his rivals. The commander of Muhammad Ghori like Yalduj, Multan and Ali Mardan, Bengal of Bihar, rose against him. Iltutmish defeated Yalduj the Battle of the Rhine. वो मंगोल इन्वेडर को कंट्रोल किए थे. चेंगिज खान के अटैक से इंडिया को बचाए थे. Iltutmish brought Bengal and Bihar back into Delhi Sultanate. He also suppressed the Rajput revolt and recovered the Ranthambore. Iltutmish was a great statesman. Qutub Minar, he completed the construction of Qutub Minar at Delhi at tallest stone. जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किए थे कुतुब मीनार का निर्माण यानी क्रिएशन, उसको कंप्लीट कौन किए थे? इल्तुतमिश. आगे जाके फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के कुतुब मीनार के ऊपर और एक दो फोर्ट का निर्माण किए थे, फोर्ट को कंस्ट्रक्शन किए थे. उसके बाद रुकुद्दीन उनके बेटे थे, जो कि इल्तुतमिश चाहते थे कि रजिया सुल्ताना यानी कि उनकी बेटी दिल्ली का रानी बने, दिल्ली का सुल्ताना बने. और उनके माँ चाहते थे कि रुकुद्दीन राजा बन जाए. रजिया सुल्ताना was the first and only female ruler of the medieval India Sultanate period. यानी कि दिल्ली पे राज करने वाली मुस्लिम फर्स्ट एंड लास्ट सुल्ताना थी. And he was killed by his brother. उसके बाद ये सब रूलर इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो जाते हैं.
ये थी रजिया सुल्ताना। इनका एक स्टोरी भी है। नासिरुद्दीन मोहम्मद और बलबन। बलबन यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जाते हैं सबसे ज़्यादा। बलबन experience a regent made him understand the problem of Delhi Sultanate. He knew that the real threat of the monarchy was noble called the Fort. He therefore was sure that by enhancing the power and the authority of the monarch, he could solve the problem. According to Balban, the Sultan was the god of shadow on earth. यानी कि भगवान का प्रतिबिंब है सुल्तान। ठीक है, ये गॉड है, उनका प्रतिबिंब है सुल्तान। यानी कि सुल्तान को भगवान का दर्जा दिया जाए। और उन्होंने स्टार्ट किया था जिल्हे लाही एंड द रिसिपेंट ऑफ डिवाइन ग्रेस। यानी कि उनको उनके फीट को चूमना चाहिए। जब भी किंग को देखो उनका फीट को चूमो, वो क्योंकि गॉड के शैडो है। इल्तुतमिश ने मोनार्क को सपोर्ट के लिए, यानी कि राजा को सपोर्ट करने के लिए एक मंत्रिमंडल का क्रिएट किए थे, जहाँ से बलबन निकल कर आए थे। जैसे ही बलबन राजा बने, इसको ख़त्म कर दिए, क्योंकि वो भी यहाँ से निकले थे। वो उनको थ्रेट था, दे थ्रेटिंग कि कोई राजा बन ना जाए। बलबन एनहांस द पावर ऑफ मोनार्च। ही इज इंट्रोड्यूस रिग्रियस कोड डिसिप्लिन एंड न्यू कस्टम लाइक प्रोस्ट्रेशन, सजदा यानी किसिंग द सुल्तान फीट टू प्रूव हिज सुपेरियरिटी ओवर द नोबल्स। ही इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नर्जो to impress the noble, the people with the wealth of power. He stood for the champion of Turkish nobility. He excluded not Turkish from the administration, and Indian Muslims were not given important position in the government. To monitor the activities of the nobles, he appointed spies and development efficient spy system. Spy system का शुरू किए थे, efficient spy system का। Balban was determined to break the power of the fort. He freed only the loyal nobles and eliminated all other by fearful means. यानी कि वो जो उनको फेमिलियर थे, यानी कि जो जिनके ऊपर वो फेथ कर रहे थे और जो उनको हर बार सपोर्ट कर रहे थे, उनका किंगशिप को मान रहे थे, उनको ही अपने दरबार में रखे। Balban had to deal with internal as well as external problem. The Mongols were looking for the opportunity to attack the Sultan. The Indian ruler were ready to revolt the smallest opportunity. He established a separate military department, Diwane-Arj, and he recognized the army. He deployed the army in different parts of the country to suppress the rebellion. Balban paid more attention to the restored law order instead of expanding his kingdom. Balban took stern action against the Mithwas and prevent such robbery. उनके बाद आया किक्वात जिसको बोला है किक्वात, जो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो जाते हैं। उनके बाद आते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी कि किक्वाउद्दीन को मारने के बाद जलालुद्दीन ने फाउंडेशन बिल्ड किया, खिलजी डायनेस्टी का शुरुआत हुआ। खिलजी डायनेस्टी में सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी। फेमस पद्मावत मूवी अभी रिलीज हुआ था, पद्मावत के लिए ये दोनों पद्मा में स्टोरी, राजपूत इन्वेंट, उनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केट पॉलिसी यूनिक था, इस सब के लिए जाने जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी। शुरू करते हैं खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी Jalaluddin Khilji
was the founder of the Khilji dynasty. He was 70 year old when he assumed the power. उनका 70 साल हो रहा था जब वो पावर लिए. He had been the warden of the marches in the northwest and had fought many successful battles against the Mughal during the Balban, यानी कि बलबन के रीजन में जलाउद्दीन खिलजी उनके साथ रह के मंगोल्स के विरुद्ध फाइट किए थे. द खिलजी वर ऑफ मिक्स्ड टर्किश अफगान डिसेंट. They did not excluded the Turkish from high office, but the rise of Khilji to power ended the Turkish monopoly of his office. He tried to mitigate some of the harsh aspect of Balban rule. He was the first ruler of the Delhi Sultanate who clearly put forth his view that the state should be based on the willing support of the governed, and that since the large majority of the population in India were Hindus, the state India could not be an Islamic state. तो जलालुद्दीन के टाइम पे उन्होंने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत यानी उनके राज गद्दी के अंदर वो सारे लोगों को अपने मंत्रिमंडल में लाने यानी कि अपने रीजन में लाने की कोशिश किया था. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जलालुद्दीन, अलाउद्दीन इन्वेड देवगिरी एंड accumulated enormous wealth. During the reception in 1296, the murder father-in-law near Kara, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने मारा था जलालुद्दीन को. अब आ जाते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर, द मोस्ट फेमस रूलर अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी was the nephew and son-in-law of जलालुद्दीन खिलजी, यानी कि उनके जमाई थे अलाउद्दीन खिलजी. He was appointed as the Amir-e-Tujak, master of ceremonies, and also Arji-in-Mamlik, minister of war during the reign of जलालुद्दीन खिलजी. ठीक है, सेरेमनी ऑर्गेनाइज करना और मिनिस्टर ऑफ वॉर जलालुद्दीन के टाइम में वो अपॉइंटेड रह चुके थे. ही फॉलो द बलबन पॉलिसी ऑफ गवर्नेंस दैट वाज क्वाइट कॉन्ट्रेरी टू जलालुद्दीन पॉलिसी टू टॉलरेंस. ही वाज कन्विंस्ड दैट द जनरल prosperity of the nobles, intermarriage between noble family, inefficient spy system, and drinking liquor was the basic reason for the rebellions. Therefore, he passed for law. वो देख रहे थे कि यानी कि ड्रिंकिंग अल्कोहल, इनएफिशिएंट स्पाई सिस्टम, ये सब चल रहा था. दे हैव पास्ड फॉर लॉ. द फर्स्ट, द पब्लिक सेल ऑफ लिकर एंड ड्रग्स वाज टोटली बैंड, यानी कि पब्लिकली सेल ऑफ लिकर यानी लिकर एंड ड्रग्स का सेल टोटली बैन किया गया था. द इंटेलिजेंस सिस्टम वाज रीऑर्गेनाइज एंड ऑल द सीक्रेट एक्टिविटी ऑफ द नोबल्स वर इमीडिएटली रिपोर्टेड इन द सुल्तान, यानी कि स्पाई सिस्टम को उन्होंने हाईली एक्टिव किया था. He confiscated the property of the nobles. Social gathering and festival without the permission of Sultan were not be allowed. By such string rule, his region was free from the rebellions. इस वजह से, इन चारों वजह से उनके टाइम पे रिबेलियन कम हो गया था. मिलिट्री कैंपिंग ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन मेंटेन ए ह्यूज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी. उनका बहुत बड़ा स्टैंडिंग आर्मी था. ही सेंट हिज आर्मी 6 times अगेंस्ट द मंगोल्स. द फर्स्ट 2 वर सक्सेसफुल, बट द थर्ड मंगोल्स इन्वेडर ख्वाजा केम ऑफ दिल्ली बट वाज स्टॉप्ड फ्रॉम द एंटरिंग द कैपिटल सिटी. द नेक्स्ट 3 मंगोल्स इन्वेजन वर ऑल्सो dealt with the several and thousands of Mongols were killed. The northward frontier was fronted and Ghazi Malik was appointed as the warden of the marches to protect the frontier.
रणवीर सिंह, हाय, अलाउद्दीन खिलजी के रोल प्ले किए थे। मूवी थे मेवाड़, रानी पद्मावत वाली युद्ध था ये। उनका अलाउद्दीन खिलजी का फोटो नहीं है। द सरेंडर ऑफ उनके स्टैंडिंग आर्मी का ये फोटो है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, अलाउद्दीन खिलजी सेंट एन आर्मी अंडर टू ऑफ हिज जनरल नुस्ता खान एंड उल्गा खान टू कैप्चर गुजरात। और राजपूताना में कैप्चर आगे पढ़ते हैं। आफ्टर द कैप्चरिंग ऑफ द गुजरात, गुजरात को कैप्चर करने के बाद अलाउद्दीन अटेंशन टू टर्न टुवर्ड्स द राजपूताना। वो कहा जाता था ना, मूवी में एक डायलॉग था, राजपूत हर एक खूबसूरत चीज़ पे अलाउद्दीन खिलजी का बस हक है। ऐसा तो नहीं होता था, लेकिन यही सोच लेके वो चल रहे थे। रणथंभौर, इट वॉज द कंसिडर टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट ऑफ राजस्थान। इनिशियली द खिलजी आर्मी सफर लॉसेस एंड Nashtek Khan even lost his life. The Rajputana woman committed Johar of self-immolation. Chittor. The Alauddin next turned against Chittor. It was another powerful state of Rajputana. Alauddin stormed Chittor fort. According to some scholars, Alauddin attacked Chittor because he coveted to Padmini. यानी कि वो पद्मिनी को पाना चाहते थे। द ब्यूटीफुल क्वीन, बहुत सुंदर, द ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ राजा रतन सिंह, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर एट दैट टाइम। राजा रतन सिंह and his army fought bravely but were defeated. The Rajput women, including Rani Padmini, performed Johar. The Padmini episode was graphically mentioned in the book Padmavat, written by J.C. Malwa and other able leadership and ul Malik, the Khilji army, captured the Malwa. The conquest of Deccan and the far south. Alauddin's greatest achievement was the conquest of the Deccan and the far south. The region was ruled by the four important dynasties, Yadav and Devgiri, Kakatiya, Warangal, Hoysala and Dwaramudra, Pandya, Maduri. Malik Kafur, one of the famous for that time. He was the very closest to the Alauddin Khilji. The administration of the Alauddin Khilji, उनके द्वारा बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म किया गया था। उनमें से मिलिट्री रिफॉर्म, अलाउद्दीन खिलजी मेंटेन ए लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी एंड पेड them in cash from the royal treasury. According to historian Trusty, he required 4,75,000 cavalry men. He introduced the system of Dahak and Chera system, यानी कि हॉर्सेस पे अपने दाग देते थे, यानी कि टाटू बनवाते थे उस टाइम पे, कि यही अपने रूलर का है कि नहीं, यानी कि मेरा है कि नहीं। Market reform policy. The Alauddin established 4 separate markets in Delhi. One for grain, another for cloth, sugar, dried fruits and butter. Third for horse, cattle, slave, and the fourth market for the miscellaneous commodity. Each market was under the control of officer is called Sahan-e-Mandi. ये important है, Sahan-e-Mandi. The supply of the grain was ensured by the holding stock in government storehouse. There was a regulation in place to fix the price of all commodities. A separate department called Diwani Riyasat was created under the office called Naibi Riyasat. Every merchant was registered under the market department. There were
secret agent called मुनियार who sent a report to the sultan, यानी वो रिपोर्ट सेंड करता था दिल्ली सल्तनत को। उनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी बहुत यूनिक था। अलाउद्दीन टुक इम्पोर्टेंट स्टेप इन द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु ऑर्डर मेजरमेंट ऑफ लैंड, जो कि मेजरमेंट करने के लिए फास्ट ऑर्डर दिए थे। द लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश which enable the सुल्तान टू पे द सोल्जर इन कैश, यानी कि सोल्जर को पे करने के लिए उनके लिए चाहिए था। His land revenue reform provided a basis for the future reform of शेर शाह एंड अकबर। शेर शाह एंड अकबर टाइम को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ था। द स्टेट ऑफिसर मेजर द लैंड एंड फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंगली। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आए, नासिरुद्दीन खुसरू शाह आए। He killed Mubarak Shah. His reign did not last long. The governor of Dipalpur, Ghazia Malik, killed the Khusru Shah and ascended the throne of Delhi under the title of Ghiyasuddin Tughlaq. He was only Hindu converted to sit on the throne of Delhi. So, ये ख़त्म होता है Slave dynasty and Khilji dynasty. In the next video, I will cover the Sayyid dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty, and the Lodi dynasty. So, thank you so much. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।